आपके सामने है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज और आज हम पढ़ने वाले हैं इस नोवेल का थर्ड चैप्टर द ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, जिसमें जज सारे एविडेंस को देखने के बाद फैसला सुनाते हैं कि सामने वाला आरोपी दोषी है या नहीं। यह कहानी तब की है जब डॉक्टर मैनेट को लूसी मैनेट और मिस्टर जार्विस लोरी घर वापस लेकर आते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। अब वो वापस इंग्लैंड आ चुके हैं। डॉक्टर मैनेट की हालत भी अब सही हो चुकी है और उसके कुछ समय बाद ये सुनने को मिलता है कि चार्ल्स डार्ने नाम का एक व्यक्ति है जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है। उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और उसी के बिहाफ पर यह पूरा चैप्टर है। चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यह चैप्टर की कहानी 1780 की है, यानी 1780 मार्च का महीना था। जेरी क्रंचर नाम का एक व्यक्ति, जो कि टेल्सन्स बैंक का एक मैसेंजर और एक छोटा एम्प्लॉई है। रेंट बॉय कहने से मतलब है एक छोटा सा कर्मचारी। ये जेरी क्रंचर वही व्यक्ति है जो कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, जो मिस्टर जार्विस लोरी के लिए एक मैसेज लेकर आया था, रिकॉल टू लाइफ। तो वही जेरी क्रंचर एक ओल्ड बैली नाम के एक कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। एक कोर्ट जो इंग्लैंड के सभी मशहूर कोर्ट में से एक है। उसको काम सौंपा गया है कि वो मिस्टर जार्विस लोरी से मिले और मिस्टर जार्विस लोरी वहीं कोर्ट के अंदर अपनी गवाही देने के लिए इंतजार कर रही है। जेरी क्रंचर को वहां पर तब तक रुकना है जब तक कि उनकी जरूरत हो। जेरी क्रंचर एक विरी मैन है। विरी मैन कहने से मतलब एक दुबले पतले लेकिन बलवान व्यक्ति। एक दुबले पतले बल्कि के विपरीत एक बलवान व्यक्ति होने के बाद ये इनकी उम्र 40 इयर्स की है। इनके छोटे छोटे नुकीले बाल चुपके हुए हैं और हर डायरेक्शंस में, हर दिशा में फैल रहे हैं। ये कोर्ट के बाहर पहुंच जाती हैं, जहां पर एक बड़ी सी भीड़ धक्का मुक्की कर कर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है और अंदर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कुछ शब्द गूंज रहे हैं कि एक आरोपी चार्ल्स डार्ने नाम का व्यक्ति, जिस पर आरोप लगा है कि वो एक देशद्रोही है, उसने फ्रांस के लिए स्पाई यानी फ्रांस के लिए उसने जासूसी की है और यह तय है कि वो दोषी साबित होगा और उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। जेरी क्रंचर भी अपना रास्ता बनाते हुए उन खून की प्यासी भीड़ के बीच से निकल जाता है। खून की प्यासी भीड़ इसलिए कहा गया है कि यह भीड़ बहुत ज्यादा गुस्सा है उस व्यक्ति को लेकर, चार्ल्स डार्ने को लेकर, जिसने देशद्रोह किया हुआ है। तो इन भीड़ से वो निकल कर जाता है और हमेशा ये देखा गया है कि लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड तब देखने को मिलते हैं जब किसी इंसान को फांसी पर लटकाया जाता है। जब वो वहां पर एक छोटी सी विंडो जो कि उसी के डोर के पास थी, यानी उस कोर्ट के दरवाजे के पास एक छोटी सी विंडो थी, वहां पर जेरी क्रंचर पहुंच जाता है और खटखटाता है। एक बड़ा सा चेहरा वहां उस विंडो से बाहर झांकता है और बड़बड़ाता हुआ कहता है कि अंदर और जगह नहीं है। तो जेरी क्रंचर टेल्सन्स बैंक से लाया हुआ एक नोट उसे दिखाता है और यही गुस्से वाला व्यक्ति, जिसके चेहरे पर गुस्सा था, वो ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल देता है। अंदर जाकर जेरी क्रंचर को एक जगह मिल जाती है। वो दीवार के से लगकर खड़ा हो जाता है और वहां से सारे मुकदमे को देख सकता है। अब वो वहां पर एक व्यक्ति से बातें करने लगता है, व्यक्ति जो उसके पास खड़ा हुआ था। जेरी क्रंचर उस व्यक्ति से पूछता है कि अब कौन सा केस शुरू होने वाला है। वो व्यक्ति जवाब देता है, वही देशद्रोह वाला। अब मुझे तो ये उम्मीद है कि ये उसको फांसी पर ही लटकाएंगे। जेरी क्रंचर कहता है कि आपका मतलब है कि अगर वो दोषी पाया गया, यही ना। तब व्यक्ति कहता है कि वो जरूर दोषी ही पाएगा और तुम चिंता मत करो, वो फांसी पर ही लटकेगा। अचानक ही सभी के चेहरे दो जेलर की तरफ मुड़ जाते हैं। वो जेलर जो उस कैदी को लेकर आ रहे थे। ये कैदी बड़ा ही सुंदर नौजवान व्यक्ति था, जिसकी उम्र करीबन 25 ईयर की थी, यानी 25 साल का ये व्यक्ति, जिसके लंबे लंबे काले बाल थे और उसके गर्दन के पीछे एक रिबन के सहारे ये बाल बंधे हुए थे, जिसका फोटो भी आपने इस स्क्रीन पर देख ही पाओगे। वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही शांत स्वभाव से जज के सामने पहले झुकता है, उन सभी भीड़ के सामने। बताओ, कोर्ट में बहुत सारी भीड़ थी, चिल्ला रहे थे लोग, और उनके सामने भी ये निकलकर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आता है और बड़ी शांत स्वभाव में जज के सामने झुककर उनको प्रणाम करता है। फिर कोर्ट का ही एक कर्मचारी केस को शुरू करने का अनाउंस करता है, यानी सुनाता है, बोलता है कि जो केस है उसकी सुनवाई शुरू की जाए। तभी जेरी क्रंचर सारी बातों को ध्यान से सुन रहा है। उस समय सारे प्रोसिक्यूशन, यानी वो लोग जो इस
आरोपी का दोष साबित करने में लगे हुए हैं, वो एक बार केस को फिर से देखते हैं। अब इस समय जो प्रिजनर है वो इस पर आरोप लगाते हुए ये बताते हैं कि ये प्रिजनर यानी ये कैदी जिस पर आरोप है कि इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंग्लैंड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्रांस को दी है, और हमें हमारी फ्रांस की जो आर्मी है उसके नेचर और उसके साइज के बारे में नॉर्थ अमेरिका को भी इंफॉर्मेशन दी है, और ये करीबन इन्होंने 5 साल में किया हुआ है। और ये वहां के राजा, फ्रांस के राजा लुइस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और साथ ही उस वॉर के लिए जो अमेरिका में होने वाली है। तो इतने इस आरोप को सुनाने के बाद ये बताया गया है कि एक फैक्ट ये भी है कि ये जानते हुए आरोपी को ये जानते हुए कि सभी जितने भी रूम में लोग हैं उनके मन में इस आरोपी के लिए बड़ी ही घृणा वाली नफरत वाले भाव है, इतना जानने के बाद भी ये आरोपी बिना डर के सबके सामने खड़ा हुआ था। उसी पल इसी व्यक्ति की गर्दन दो लोगों की तरफ मुड़ जाती है। वो लोग जो कोर्ट के सामने बैठे हुए थे, कोर्ट में मतलब सामने की तरफ बैठे हुए थे, ये थे एक यंग लेडी और एक अजीब से दिखने वाले जेंटलमैन जिसके सफेद बाल थे। यानी इसकी किसकी बात हो रही है? यंग लेडी मिसिस मैनेट और एक जेंटलमैन यानी उनके फादर डॉक्टर मैनेट। अब लूसी मैनेट ने अपने हाथों को अपने पिता के कंधों पर रख रखा था, मतलब उनको संभाले हुए थी, और ऐसे में जो उनके पिता है उनके चेहरे पर एक नरम वाले भाव थे। ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि जैसे वो अपनी एज से कम उम्र के लग रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस अपनी जिंदगी में आ चुके हों, यानी अब वो फिट हैं, पहले से अच्छे तंदुरुस्त हो चुके हैं। अब जेरी क्रेंचर उस व्यक्ति से पूछता है कि अब क्या होने वाला है। तब वो व्यक्ति जवाब देता है कि उस कैदी के खिलाफ विटनेसेस को बुलाया जाएगा। ठीक है, विटनेसेस आप जानते ही हैं, एक कैदी के खिलाफ गवाही देने वाले व्यक्ति को विटनेस कहा जाता है। ठीक है, तो गवाहों को बुलाया जाएगा। अब सबसे पहला जो गवाह था वो एक आदमी था जिसका नाम था जॉन बरसात, जिसकी पिक्चर भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसकी उम्र 30 इयर्स की है। तो अटॉर्नी जनरल यानी जो पूछताछ करने वाला है वो अपनी विग को अपने सिर के ऊपर रखता है और फिर अपने क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब है पूछताछ करने लगता है उस विटनेस से। वो पूछता है जॉन बरसात से कि क्या आपने पहले कभी स्पाई वाला काम किया है, यानी पहले कभी आपने जासूसी की है। तब वो जवाब देता है कि नहीं, कि उसने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, उसने खुद ऐसा कभी काम नहीं किया। तो वो पूछता है कि आप कैसे कमाते हो, तो वो जवाब देता है प्रॉपर्टी से, कि वो प्रॉपर्टी के जरिए अपनी कमाई करता है। तो जनरल उस विटनेस से पूछता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहां पर है। वो जवाब देता है कि उसे याद नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी कहां पर है। बरसात का ये जो विटनेस है बरसात, इसका चेहरा एक रेट की तरह था, एक चूहे की तरह दिखता था, जिसकी पतली और लंबी नाक थी और जिसकी आंखें बिल्कुल पास पास थी। अब मिस्टर बरसात से पूछा जाता है कि क्या मिस्टर बरसात, आपने ही कहा था कि ये कैदी जो आप सामने देख रहे हो, ये कैदी इसने कुछ लिस्ट की इंफॉर्मेशन की कुछ फ्रेंच मैन के मतलब फ्रेंच के कुछ लोगों को दी है। तब मिस्टर बरसात कहता है कि हाँ, मैंने देखा था ये ओनर कि इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन कुछ फ्रेंच के कुछ लोगों को दी थी। तब वह पूछताछ करने वाला व्यक्ति फिर से पूछता है कि हाउ डू यू नो द एक्यूज मिस्टर बरसात, कि आप इस अपराधी को कैसे जानते हैं। तब वो कहता है बिजनेस के नाते। तब व्यक्ति फिर पूछता है कि आपने क्या इनसे पहले कभी पैसे लिए थे। तब मिस्टर बरसात जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने इनसे पैसे लिए थे। यो ओनर कहने का मतलब बार बार ये यो ओनर आप जानते ही हैं, जज को कहा जाता है, जज के सम्मान के लिए। तो ये जवाब देता है कि जी हाँ यो ओनर, कि मैंने इनसे पैसे लिए थे। तो आप इस प्रिजनर को बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी इस कैदी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तब मिस्टर बरसात जवाब देते हैं कि हाँ, मैं इस कैदी को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। फिर जॉन बरसात को डिसमिस कर दिया जाता है, यानी उसको बर्खास्त करके भेज दिया जाता है। अब सेकंड विटनेस को बुलाया जाता है। एक सेकंड विटनेस है रोजर क्लाई, जो कि चार्ल्स डार्ने का एक पुराना नौकर था। अब चार्ल्स डार्ने के खिलाफ ही ये गवाही देने वाला है। तो क्लाई को बुलाया जाता है। तो क्लाई
क्लाई ही वो व्यक्ति था जिसने अथॉरिटी को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इनके मालिक चार्ल्स डार्नी ने ये अपराध किया है और ये इन्फॉर्मेशन इनको भेजी है, फ्रांस लोगों को भेजी है। यानी क्लाई ही ने ही सभी को ये आगाह किया था, सूचना दी थी कि इस अपराध के बारे में। और फिर वो जल्दी जल्दी सारे इवेंट, सारी घटना के बारे में बता देती हैं पूरे कोर्ट में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद वो बताता है कि उसने प्रिजनर यानी कैदी के ड्रॉअर में, जिसमें संदूक होता है, एक संदूक में एक लिस्ट देखी थी। वो लिस्ट शायद जो खुद क्लाई ने नहीं रखी, क्योंकि क्लाई तो नौकर है, वो खुद जानता है कि उसने नहीं रखी, तो ये लिस्ट इनके मालिक चार्ल्स डार्नी ही ने ही रखी होगी। अब वो उसे मतलब उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से मैंने लिस्ट देखी थी इनके ड्रॉअर में, जो खुद मैंने नहीं रखी थी। फिर वो बताता है कि मैंने इनको, इस कैदी को यानी चार्ल्स डार्नी को देखा था कि इन्होंने कुछ फ्रेंच मैन को ये लिस्ट दी थी, और ये समय था नवंबर 1775 का, जब इन्होंने एक जहाज के पोर्ट पर, यानी जहाज के पोर्ट यानी जहां से जहाज शुरू होते हैं जाने, उस पोर्ट पर एक कैलिस नाम की जगह पर ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पहुंचा दी थी। फिर मिस्टर लोरी को बुलाया जाता है। मिस्टर लोरी से एंटोनी जनरल अब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, यानी पूछताछ करते हैं। मिस्टर जार्विस लोरी से पूछा जाता है कि क्या ये कैदी उन सभी कैदियों में से एक है जिसको आपने डोवर मिल में देखा था? तब मिस्टर जार्विस लोरी कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन नहीं है, क्योंकि उस समय अंधेरा था, ठंड हो रही थी और हर कोई कपड़े से ढका हुआ था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मिस्टर जार्विस लोरी से कि क्या आपने इस कैदी को पहले कभी कहीं देखा था? तब मिस्टर जार्विस लोरी जवाब देते हैं, हाँ, मैं इसको पहले मिल चुका हूँ, कुछ दिनों पहले जब मैं इंग्लैंड से वापस लौट रहा था, तो एक पैसेंजर बोट पर मैं इनसे मिला था। तब अब जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उस समय ये व्यक्ति अकेला ट्रैवल कर रहा था? क्या आप इस समय अकेला ट्रैवल कर रहे थे? मिस्टर लोरी से ही पूछ रहे हैं। तो मिस्टर लोरी जवाब देते हैं कि नहीं, मेरे साथ दो साथी थे, एक जेंटलमैन और एक लेडी। फिर वो इशारा करते हैं मिसिस मैनेट और उनके फादर डॉक्टर मैनेट की तरफ, जो सामने बैठे हुए थे। यही दो व्यक्ति हैं, यही दो मेरे साथी हैं जिनके साथ मैं उस दिन बोट से यात्रा कर रहा था। तो आपको बता दूं कि इस समय क्या हुआ था, जब इंग्लैंड ये वापस लौट रहे थे तो एक बोट पर इनको चार्ल्स डार्नी मिले थे। चार्ल्स डार्नी ने इन्हें उस बोट पर एक रहने के लिए जगह दी थी। किनको? मिस्टर जार्विस लोरी को, डॉक्टर मैनेट को और मिस मैनेट को, क्योंकि उस समय इनके पिता की हालत बहुत खराब थी, तो चार्ल्स डार्नी ने इनकी मदद की थी। तो उसके बाद ही कि उसी समय की ये बात यहाँ पर अदालत में बता रहे हैं कि उस समय हमें ये चार्ल्स डार्नी मिले थे और इन्होंने हमारी मदद की थी, और उसी समय मेरे साथ मिस्टर मैनेट और मिस मैनेट थी। चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू मतलब अब इनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब मिस मैनेट को गवाही के लिए सामने बुलाया गया है। अब मिसिस मैनेट सामने खड़ी हुई है कटघरे में, और अटॉर्नी जनरल अब उनसे सवाल पूछने वाले हैं, पर इससे पहले वो अपने कुछ पेपर्स को सही कर रहे होते हैं। उनके हाथ में कुछ पेपर हैं जिनको वो सही कर रहे हैं। वो क्वेश्चन पूछती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मिसिस मैनेट से, मिसिस मैनेट, क्या आपने पहले इस कैदी को पहले कहीं देखा है? मिसिस मैनेट जवाब देती है, जी हाँ, मैंने इनको देखा हुआ है। तब उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये वही बोट पर आपको मिले हैं जिसके बारे में प्रीवियस विटनेस यानी मिस्टर जार्विस लोरी ने कहा था? मिस्टर जार्विस लोरी ने अभी बताया कि ये इनको बोट पर मिले थे और आप इनके साथ थे। क्या उसी समय में ही आपने इनको देखा था? मिस मैनेट जवाब देती है, जी हाँ सर, कि मैंने इनको उसी समय देखा। तो उस रात क्या हुआ हम सबको बताइए। तब मिसिस मैनेट कहती है कि उस समय ये जेंटलमैन, तभी बीच में वो जनरल इनको रोक देता है। मिसिस मैनेट को कहता है कि आपका मतलब है एक प्रिजनर, एक कैदी, एक अपराधी। तब मिसिस मैनेट कहती है, जी हाँ माय लॉर्ड। तो मिस मैनेट इनको अपराधी कहिए, जेंटलमैन नहीं। ये एक अपराधी हैं तो आप इनको अपराधी ही पुकारिए। फिर मिस मैनेट बोलती हैं कि ये अपराधी जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, ये मुझे उस जहाज पर मिले थे। इन्होंने देखा कि मेरे पिता की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इन्होंने हमारी मदद की, एक रहने के लिए हमें जगह दी, और हम उस समय बहुत ज़्यादा ठंड थी। इन्होंने बड़ी ही दया दिखाई और हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। ये बहुत ही अच्छे हैं।
तब अब जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये उस जहाज पर अकेले थे। मिस मैनेट जवाब देती है कि नहीं, ये जहाज पर अकेले नहीं थे, इनके साथ 2 फ्रेंच जेंटलमैन थे। क्या ये कैदी उनको कुछ, अपने साथियों को कुछ पेपर दे रहे थे। मिस मैनेट देव जवाब देती है कि हाँ, ये कुछ पेपर्स दे रहे थे, पर लेकिन इतने में ही अटॉर्नी जनरल उनको रोक कर बीच में एक पेपर उठाती हैं हवा में और मिस मैनेट को दिखाकर कहती हैं क्या बिल्कुल सेम साइज के, सेम शेप के जैसे ये पेपर दिख रहे हैं, क्या बिल्कुल ऐसे ही पेपर थे जो इन्होंने फ्रेंच लोगों को दिए। मिस मैनेट जवाब देती है कि हो सकता है, पर मुझे ठीक से पता नहीं कि ये क्या बातें कर रहे थे। और हमारे जहाज के जाने के बाद वो जेंटलमैन उस जहाज से उतर गए, बोट से उतर गए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मिस मैनेट से कि क्या प्रिजनर यानी इस कैदी ने आपसे क्या बातें की। मिस मैनेट जवाब देती हैं कि ये एक खुले स्वभाव के व्यक्ति हैं, यानी अपनी बात को साफ साफ बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मुझसे अच्छी बात करी, मेरे पिता के तरफ बहुत ही अच्छी दया दिखाई। मुझे उम्मीद है कि मेरे किसी भी शब्दों का इन्हें कोई बुरा ना लगे, मेरे शब्दों का इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। इसे कहने के बाद मिस मैनेट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रो पड़ती हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि मिस मैनेट भी नहीं चाहती थी जिस व्यक्ति ने उनकी एक बुरी सिचुएशन में, एक बुरी हालत में इनके पिता और इनकी मदद की थी एक जहाज पर, उस व्यक्ति को कोई सजा मिले। तो इस बात से वो दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब मिसिस मैनेट से जनरल कहते हैं कि अपने आप को संभालिए मिस मैनेट, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अदालत को सब कुछ सच बताएं और फिर अदालत ही ये फैसला करेगी कि इस कैदी के साथ क्या होने वाला है। चलिए अब आगे की बात जारी रखिए। तो मिसिस मैनेट अपनी आंखों के आंसुओं को पूछती है और अपनी बात को जारी रखती है। वो कहती है कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बताया था कि ये फ्रांस में इनका आना जाना होता है एक बिजनेस को लेकर, वो बिजनेस जो बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है इनका, एक बिजनेस जिसमें ये फ्रांस में यात्रा करते हैं। क्या इन्होंने अमेरिका के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा। तो मिसिस मैनेट जवाब देती हैं कि हाँ, इन्होंने मुझे कुछ जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताया था, जो इतिहास में पहले ही एक महान इंसान है, और इंग्लैंड के बारे में ये बताया कि इंग्लैंड बड़ी ही बुरी तरीके से अमेरिका की हालत को हैंडल कर रही है, मतलब कंट्रोल कर रही है। बट लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है। तो इतने में और बाकी आगे की बात मिस मैनेट बताने ही वाली होती है, फिर से उन्हें रोक दिया जाता है और जनरल कहती हैं कि थैंक यू, आप जा सकती हैं मिसिस मैनेट, आप नीचे उतर सकती है। अब मैं बुलाता हूं डॉक्टर मैनेट को गवाही देने के लिए। डॉक्टर मैनेट को बुलाया जाता है और डॉक्टर मैनेट से पूछा जाता है कि क्या यही वो कैदी है जिसको आपने देखा था और जिसे उस रात आपने बातें की थी, जिस बारे में 2 विटनेस यानी मिस्टर जार्विस लोरी और मिस मैनेट ने अभी अभी बताया है। तब डॉक्टर मैनेट कहती हैं कि मुझे नहीं पता सर, कि मैं नहीं जानता। फिर जनरल पूछते हैं कि इसकी कोई वजह है क्या। तो डॉक्टर मैनेट कहते हैं हाँ, इसकी वजह है। फिर जनरल कहते हैं क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि आपको कई सालों तक एक जेल में बिना मुकदमे के कैदी बनाकर रखा हमारी पास वाली एक कंट्री में, क्या यही बात है डॉक्टर मैनेट। तो डॉक्टर मैनेट कहते हैं कि हाँ, यही बात है, मुझे उस समय मतलब यही बात है। फिर पूछते हैं वो व्यक्ति यानी जनरल, क्या आपको कुछ तो याद होगा, आपको कुछ याद भी है। तो डॉक्टर मैनेट कहती हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं कंप्लीटली ब्लैंक था उस समय, यानी मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। तब अटॉर्नी जनरल यानी ये जनरल जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये डॉक्टर मैनेट को भी बर्खास्त कर देते हैं, उनको भी भेज देते हैं बैठने के लिए। उसी पल कुछ अजीब घटना होती है जिससे इस पूरे मुकदमे का जो फैसला है वो सुनाया जाता है। अब क्या हुआ था ये आगे जानिए। यहाँ पे अब बचाव दल सामने आता है, बचाव दल जो अब मिस्टर डिफार्ज को, वो वकील जो बचाने चाहते हैं, अब वो सामने आते हैं और वो उन सभी विटनेसेस से सवाल पूछते हैं, जो गवाहों से, जो जिनका मानना यह है कि उन्होंने उन्हें डोवर मिल पर देखा और उन्हें कुछ मील्स तक जाते हुए देखा जहां पर आर्मी अमेरिका जाने के लिए इंतजार कर रही थी। फिर दूसरे विटनेस को बुलाया, उनसे पूछा जिनका दावा था कि उन्होंने इन्हें एक कॉफी शॉप पर किसी का इंतजार करते हुए देखा। इनसे ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे थे, यानी इनसे पूछताछ करने लगे। तभी क्या हुआ आगे, यहाँ पे देखिए कोर्ट का सीन भी दिखाया गया है। यहाँ पर ये कौन है,
ये है चार्ल्स डार्नी, ठीक है, चार्ल्स डार्नी है। और मतलब अभी मैं आगे आपको बताता रहूंगा कि ये कौन कौन है, जिसकी पिक्चर तो आपने पहले ही देख ली है। और मैं अभी पिक्चर के बारे में बता दूं तो आगे की कहानी आपको मतलब पूरा जो सीक्रेट है वो खुल ही जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए आगे बताता हूं मैं। तो आगे क्या हुआ, अचानक मिस्टर कार्टन, एक मिस्टर कार्टन जो कि एक लॉयर है डिफेंस की तरफ से, यानी बचाव दल से एक लॉयर जिनका नाम है मिस्टर कार्टन। तो उन्होंने कुछ शब्द एक पेपर के पीस पर लिखे और इसको मिस्टर स्ट्रेवर को दे दिए। वो लॉयर जो इंचार्ज हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के, यानी मिस्टर कार्टन और मिस्टर स्ट्रीवर, ये दोनों चार्ल्स डार्नी को बचाने के लिए डिफेंस लॉयर की तरफ से है। तो मिस्टर कार्टन दूसरे लॉयर स्ट्रीवर को एक पेपर देते हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। स्ट्रीवर एक बड़े से वेल फेड, यानी एक मोटे से तंदुरुस्त व्यक्ति हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के लगते हैं, जिनकी पिक्चर भी आपको सामने दिख रही होगी। ये उस नोट को पढ़ते हैं और फिर अपने विटनेस से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए तैयार हो जाती हैं। विटनेस अब इस समय जॉन बार्डन था, ठीक है, जॉन बार्डन, सॉरी मैं एक बार देख लूं क्या नाम था उसका। चलिए कोई बात नहीं, इस पिक्चर तो आपको दिख ही जाएगी। तो उनसे पूछा जा रहा है, पूछने वाली हैं ये क्वेश्चन। तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये कहा था कि आप इनसे पहले मिल चुके हैं, इस कैदी से। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं इनसे मिल चुका हूं। क्या आपने इनको पहले कभी देखा है? तो मतलब सॉरी, क्या आपने कभी इस कैदी के जैसा कोई और व्यक्ति भी देखा है? तब वो व्यक्ति जवाब देता है कि नहीं, मैंने इस कैदी की तरह और कोई व्यक्ति नहीं देखा और मैं इनको पहचानने में भी कोई गलती नहीं कर सकता। तभी अब लॉयर एक अपने साथी की तरफ, एक जेंटलमैन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उस जेंटलमैन को देखिए। अब स्टीवर, यानी ये स्टीवर जो वकील हैं, वो अपने साथी वकील की तरफ इशारा करते हैं और इशारा करते ही वो वकील अपनी विग को हटाता है। जब विग को हटाता है तो उसके भी लंबे काले बाल थे, उतने ही लंबे बाल थे जितने कि इस कैदी के थे, पर लेकिन ठीक से संभाले हुए नहीं थे और बिल्कुल इनके चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अब ये लॉयर पूछ रहे हैं कि क्या अब इस कैदी को देखिए, क्या ये कैदी और ये वकील दोनों एक जैसे नहीं लगते? विटनेस दोनों व्यक्ति को ध्यान से देखता है, उस लॉयर को भी और उस कैदी को भी, और फिर कहता है कि मैं मानता हूं कि ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तभी मिस्टर कार्टन ध्यान देता है कि मिसिस मैनेट का सिर अपने पिता के कंधों पर गिर चुका है, बेहोश होने वाली है वो। तभी वो चिल्लाता है, ऑफिसर ऑफिसर, उस यंग लेडी की मदद करो, वो आपको दिख रहा है कि वो गिरने वाली है। तो सभी कोर्ट के सारे ऑफिसर, जो ऑफिसर होते हैं, वो डॉक्टर मैनेट की और उसकी बेटी की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं उस कोर्ट रूम में, यानी उस अदालत में। अचानक ही जज अपना फैसला सुनाते हैं कि वो इस केस का जो सुनवाई है वो कुछ घंटे बाद, यानी 1 घंटे बाद इसका फैसला सुनाएंगे। मिस्टर कार्टन देखते हैं कि मिस्टर लोरी कोर्ट रूम से बाहर आ रहे हैं। तब मिस्टर लोरी से वो पूछते हैं, मिस्टर कार्टन, क्या अब वो यंग लेडी जो बेहोश हो चुकी थी वो क्या सही है? मिस्टर लोरी जवाब देते हैं, थोड़ी परेशान है पर लेकिन अब ठीक हो चुकी है। मिस्टर कार्टन अब अपराधी के पास, यानी चार्ल्स डार्नी के पास भी पहुंचती हैं, चार्ल्स डार्नी के पास पहुंचते हैं और उनके चार्ल्स डार्नी के चेहरे पर भी चिंता वाले भाव थे। अब मिस्टर कार्टन चार्ल्स डार्नी से कहते हैं कि आप जानना चाहेंगे उस मिस मैनेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि वो उसकी हालत अब सही है। अब चार्ल्स डार्नी, जो जिन पर आरोप लगा था, यानी वो कैदी थे, वो भी, उनको भी सुनकर बड़ी ही खुशी होती है और वो कहते हैं कि मैं ये सुनकर मुझे खुशी हुई और मैं माफी चाहूंगा कि मेरी वजह से उस लड़की को, यानी मिसिस मैनेट को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बात को क्या आप उस तक पहुंचा देंगे? तब मिस्टर कार्टन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं पहुंचा सकता हूं। तब चार्ल्स डार्नी उनका शुक्रिया करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं और आप मेरा जो थैंक है उसको स्वीकार किए। मिस्टर कार्टन अपना सिर हिलाते हैं और हाँ बढ़ती हैं। फिर मिस्टर कार्टन चार्ल्स डार्नी, जिन पर आरोप लगा हुआ है, उनसे पूछते हैं कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके साथ क्या होगा? मिस्टर चार्ल्स डार्नी जवाब देते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है।
1 घंटा और आधा यानी 1.5 घंटा बीत जाता है और फिर जज अपना फैसला सुनाती हैं। फैसला सुनाने के बाद नेक्स्ट दृश्य दिखाया गया है कि जेरी क्रेंचर जो इस समय अपने खाने के लिए कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए कोर्ट रूम की तरफ आ ही रहे होते हैं, अदालत की तरफ आ ही रही होते हैं। तभी मिस्टर जार्विस लोरी तेजी से उसी व्यक्ति यानी जेरी क्रेंचर के पास आते हैं और कहते हैं, जेरी 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 इस मैसेज को लो और टेल्सन्स बैंक तक पहुंचाओ। मिस्टर रोरी एक पीस ऑफ पेपर लेती हैं जिस पर लिखा हुआ था नोट गिल्टी, यानी अब मिस्टर चार्ल्स डार्ने पर जो आरोप लगा हुआ था वो खारिज कर दिया गया है कि मिस्टर चार्ल्स डार्ने अपराधी नहीं है। इसको सुनने के बाद जेरी मिस्टर जार्विस लोरी और जेरी क्रेंचर दोनों की को बहुत खुशी होती है। जेरी क्रेंचर बहुत मुस्कुराता है और मिस्टर जार्विस की तरफ देखता है। फिर कहता है जेरी क्रेंचर मिस्टर जार्विस लोरी से, अगर आप इस समय फिर से रिकॉल टू लाइफ का मैसेज मुझे देने के लिए भेजते तो शायद इस बार मैं समझ जाता कि उस रिकॉल टू लाइफ का मतलब क्या था। तो पहले आप चैप्टर में बता दूं कि रिकॉल टू लाइफ एक मैसेज जेरी क्रेंचर के द्वारा भेजा गया था जिसके बारे में जेरी क्रेंचर नहीं समझ पाया था कि रिकॉल टू लाइफ का मतलब क्या है। यहां पर अब मैं बता दूं रिकॉल टू लाइफ का मतलब है कि एक नया जीवन मिला, जिंदगी वापस मिली, या फिर हम कह सकते हैं कि नया जीवन मिला उस व्यक्ति को जिसकी अभी अभी मौत होने वाली थी। पहले में रिकॉल टू लाइफ था डॉक्टर मैनेट के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत बेकार हो चुकी थी, वो कैद में थे और सभी लोग समझते थे कि वो मर चुके हैं, पर लेकिन उन्हें जिंदगी वापस मिली, वो दोबारा से फिट हो गए। अब इस वक्त दूसरे चैप्टर में रिकॉल टू लाइफ यूज हुआ है चार्ल्स डार्ने के लिए, जिनको सजा होने वाली थी, उनको फांसी पर लटकाया ही जाने वाला था कि उन पर सारे आरोप लग चुके थे, फिर भी वो बच गए और उनको भी एक नया जीवन मिला। तो इसी वजह से जेरी क्रेंचर कहते हैं कि अगर आप इस बार भी मुझे रिकॉल टू लाइफ वाला मैसेज देते तो इस बार मैं अच्छे से समझ जाता कि उस मैसेज का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट में जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड करूंगा जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और साथ ही आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।